जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। हाजिर हूं मैं विलास जैन आप सबके बीच करंट अफेयर्स क्लास के साथ एक बार फिर से। कुछ दिनों का गैप हुआ, उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी और कुछ भी हो लेकिन क्लासेस आपकी गैप नहीं आएगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लूँगा, सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनको नहीं पता है क्लासेस अगेन स्टार्ट हो रही हैं करंट अफेयर्स की, उनको पता लग जाना चाहिए। बस आप इतना ही अपना फर्ज निभाएं। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है ए संजय कुमार, बी संजय मेहता, सी रविंद्र भाकर और डी इंदिरा नूई। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रविंद्र भाकर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों वर्तमान में रविंद्र भाकर किस पद पर हैं, तो यह भी याद रखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में CEO हैं। यह तो आपको याद रखना है, काय के CEO हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO हैं वर्तमान में रविंद्र भाकर, जिन्होंने हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों इन्होंने कब ज्वाइन किया था, तो याद रखें वे भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। IRSS के यह कब के 1999 बैच के अधिकारी हैं, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? आपके ऑप्शन है ए 52, बी 148, सी 192 और डी 212। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में 148 एथलीटों को शामिल किया है। दोस्तों भारत ने वर्ष 2024 के लिए टॉप एथलीटों की सूची में हाल ही में 148 एथलीटों को शामिल किया है। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम, जिस योजना के तहत दोस्तों ये सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए चुने गए हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी है। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखें कौन सी योजना शुरू की गई है, 2014 में की गई है। तो कब की गई? 2014 में। कौन सी? लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, याद रखना है भारत में। और यह भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। कौन सा? लक्ष्य ओलंपिक पोडियम। बहुत अच्छे से नाम याद रखें। दोस्तों आप देखेंगे ओलंपिक से रिलेटेड जानकारी कि 2024 ओलंपिक कहाँ होगा और 2028 ओलंपिक कहाँ होगा। तो आपको बता दें कि 2024 के ओलंपिक की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस करेगी, जबकि 2028 के ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स करेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी कैनरा, सी एशियाई विकास बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों याद रखें कि असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ADB ने मतलब एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों याद रखें एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को दी है यह $112 मिलियन के ऋण की मंजूरी? तो असम के लिए। बहुत अच्छे से याद रखें। इससे असम की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए कौशल विकास का मार्ग तैयार होगा। दोस्तों हम नजर डालें ADB की तरफ सबसे पहले, तो सबसे पहले हम ADB को देखेंगे फिर असम को। तो ADB मतलब एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुको असाकावा और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। मोस्ट फेवरेट है दोस्तों, याद रखें एग्जामिनर का कि ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। इसके वर्तमान में सदस्य 68 सदस्य मतलब 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 सदस्य प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। देखते हैं दोस्तों अब असम की तरफ। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 1912 असम प्रांत के रूप में हुई थी। तो दोस्तों याद रखें जब ब्रिटिश भारत था तभी असम का गठन हो गया था 1912 में, और किस नाम से? असम प्रांत नाम से। लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 को राज्यपाल जगदीश मुखी और दोस्तों इसकी स्थापना को भी 15 अगस्त राज्य के तौर पर 15 अगस्त 1947 को एक्सेप्ट किया गया। इसके राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। कहाँ के? असम के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस रेस कार ड्राइवर को लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टैपेन, सी सर्जियो पेरजो और डी सेबेस्टियन
बेटली। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन को, जो कि एक कार ड्राइवर हैं, लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। दोस्तों इस नाइटहुड की उपाधि के साथ इनको सर का ओहदा मिलता है, मतलब नाम के आगे सर लगाया जा सकता है। तो किसको? लुइस हैमिल्टन को यह उपाधि प्राप्त हुई है। दोस्तों 7 बार के चैंपियन रेस कार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिली है। तो दोस्तों याद रखें कि इनको क्या अब सर की मानद उपाधि मिल गई है, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखें। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह कार ड्राइवर हैं। कहाँ दिया गया? तो आपको यह भी याद रखना है, लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई। और यह किस देश से हैं? तो यह ब्रिटेन से हैं, आपको याद रखना है। आगे इनसे ही जुड़ी अगर तथ्य बता दें आपको, तो लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, यह उनका पूरा नाम था। क्या? लुई कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, यह इनका पूरा नाम है। यह MBE फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं, जो वर्तमान में मैकलारेन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। तो याद रखना है, फार्मूला 1 का आज तक का सबसे युवा विश्व चैंपियन कौन है? तो आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन, और यह कहाँ के? ब्रिटेन के हैं, आपको याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है: ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें कि उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की जरूरत सूची में दोस्तों आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल राज्य सबसे पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? याद रखें बहुत अच्छे से, विवेक देवरॉय। किसके? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवरॉय द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने पर बिहार सबसे नीचे रहा है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन किस स्थान पर, तो सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल और सबसे आखिरी स्थान पर बिहार, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उसके पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य आपको बता दें तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यह पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के, याद रखें। त्योहार देखें तो दही चूड़ा और दोस्तों दही चूड़ा महोत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, जो कि आपको याद रखना है। नदियां देखें तो हुगली, तीस्ता, जलदका, रूपनारायण, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी आदि। जिनमें से दोस्तों आपको दामोदर बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यह एग्जामिनर की फेवरेट है, इसलिए आपको याद रखना है कि दामोदर नदी कहाँ बहती है, और पश्चिम बंगाल में भी बहती है। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से, और दामोदर नदी को ही बंगाल का सुख कहा जाता है, याद रखें। दोस्तों आगे देखेंगे झीलें, तो मोती झील और रविंद्र सरोवर झील यहीं की है, आप बहुत अच्छे से याद रखें इसको। मोती झील और रविंद्र सरोवर झील कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप लोग अपने हिसाब से याद रखिए इनको, कौन कौन से? गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के? पश्चिम बंगाल के हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न उसके पहले हम देखेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़े अन्य तथ्य और। तो पश्चिम बंगाल जूट और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल जूट और चावल का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। कौन कौन सी? उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी ने। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा 65 मंजिली इमारत 42 को प्राप्त, यह कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों इस बिल्डिंग का नाम है 42 मतलब 42, और यह कितनी 65 मंजिली ऊंची है, जो कि कहाँ स्थित है? आपके कोलकाता में, और जो कि भारत की सबसे ऊंची इमारत है, आप याद रखें। कोलकाता पत्तन मतलब कोलकाता पोर्ट था जो, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कर दिया गया है। याद रखें दोस्तों, इस चीज को अच्छे से पूछा जाएगा आपसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन किस पोर्ट का नया नाम है, किस
पोर्ट का नया नाम है, तो आप याद रखें कोलकाता पत्तन का यह नया नाम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? दोस्तों आपको आंसर दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखें और अच्छे से समझ लें कि दिल्ली राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किसी सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है। तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने हाल ही में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है, लेकिन सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके। दोस्तों देखते हैं आप हम दिल्ली की तरफ। तो सबसे पहले हम दिल्ली को ही देखेंगे। तो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की स्थापना 1 फरवरी 1992 को हुई थी। दिल्ली अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क उद्यान देखें तो असोलावट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें, कहाँ का? दिल्ली का एकमात्र। मुख्य स्थान देखें तो इंडिया गेट जो कि हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि है, लाल किला जो कि भारत का प्रतीक है, कमल मंदिर, दोस्तों याद रखें बहुत अच्छे से, कमल मंदिर कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जामा मस्जिद देखें अगर तो यह भी दिल्ली में है और यह भारत की सबसे बड़ी इस्लामी हुजूम जगह है। भारत की सबसे बड़ी इस्लामी हुजूम जगह कौन सी है? आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, और जामा मस्जिद। कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा स्मारक है, तो आपको यह भी याद रखना है बहुत अच्छे, भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन है? कुतुब मीनार। इसके अलावा देखें अगर दोस्तों तो हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, जो कि आपको हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और यह कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और आखिरी है तो दिल्ली मेट्रो जो कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, यह दिल्ली में ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भूटान देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। इसका नाम थोड़ा अलग है, याद रखें दोस्तों, नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। किस देश ने? भूटान ने। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। भूटान से अगर देखें तो भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है। दोस्तों हम नजर डालेंगे हम भूटान की तरफ। तो भूटान को अगर हम यहाँ पर मैप पर देखते हैं तो यह भूटान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको मैप पर देखते हैं अगर तो आप डिटेल्स में देख लें। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा आपको बहुत अच्छे से याद रखें, पहले भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा ड्रोलथ्रोम है, आपको याद रखना क्या? ड्रोलथ्रोम। और भारतीय रुपया भी चल जाता है। हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। दोस्तों यह दक्षिण एशिया का छोटा देश तो है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, याद रखना है। तो कहाँ बसा है? हिमालय के दक्षिण में। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रोगयोल है। दोस्तों याद रखना है, भूमि आबद्ध देश का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय जल से सीमा ना लगे। तो यह चीन और भारत के बीच स्थित है। कहाँ पर? भूमि का विवाद है। दोस्तों याद रखें तो भूमि आबद्ध देश है किसके बीच? यह चीन और भारत के बीच। इस देश का स्थानीय नाम क्या है? तो ड्रोगयोल है, याद रखें। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। असम की 267 किलोमीटर, जबकि याद रखें कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो असम है, जो कि 267 किलोमीटर इसके सीमा लगती है। इसके अलावा 217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की, 183 किलोमीटर और सिक्किम की और 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस राज्य का मुक्ति दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं असम, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी गोवा। तो दोस्तों याद रखें 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य का मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों, गोवा के 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य के में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना था। तो दोस्तों याद रखें, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसके पहले 19 दिसंबर के दिन पुर्तगालियों से सेना ने गोवा को मुक्त कराया था, इसलिए 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। आगे देखें दोस्तों, 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, 30 मई को किसका, गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आगे और हम डिटेल्स को। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्षेत्रफल के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। तो दोस्तों याद रखें, इसे यह एक उपनिवेश था किनका, पुर्तगालों का, जिसे सेना ने खत्म किया और 19 दिसंबर को गोवा को आज़ाद किया। इसी तरह से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा 19 दिसंबर को। आगे हम देखेंगे दोस्तों गोवा की स्थिति। तो गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कोंकण के रूप में जाना जाने वाला एक क्षेत्र में स्थित है। तो गोवा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। सीमा देखें अगर तो यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण के में कर्नाटक से घिरा हुआ है और अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर है। दोस्तों याद रखें, अरब सागर के पास गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है, आपको यह भी याद रखना है। यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। और दोस्तों यह उत्तर में कहाँ, तो महाराष्ट्र और पूर्व में कर्नाटक सिर्फ 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। दोस्तों आगे देखेंगे हम इससे से गोवा से रिलेटेड अन्य तथ्य। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, जबकि यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य जा रहे हैं तो इसके महाराष्ट्र और कर्नाटक है पड़ोसी राज्य, आपको याद रखना है। वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों याद रखें, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख बहुत हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा और कर्नाटक के बीच की सीमा पर मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, मतलब दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात, याद रखें। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है ए ICAO, बी FAO, सी WHO और डी यूनेस्को। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में WHO ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों इसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर विश्व बैंक ने ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ और 2021 भी जारी की। तो दोस्तों याद रखें कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर विश्व बैंक ने क्या, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ 2021 भी जारी की। इस गिफ्ट रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कोविड-19 महामारी वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में 2 दशकों की वैश्विक प्रगति को रोक सकती है। दोस्तों याद रखें, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की थी, कौन सी, ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021, और इन्होंने मनाया आपको ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य वाला
रखा। सॉरी दोस्तों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर विश्व बैंक ने ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ 2021 भी जारी की। इस रिपोर्ट से पता चला कि कोविड-19 महामारी वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा से में 2 दशकों की वैश्विक गति को रोका जा सकता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न, आज का अगला, और उसके पहले WHO के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका WHO के सदस्य देश देख देना दोस्तों 194 सदस्य हैं और बाकी अदर हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, किस संगठन ने स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वेस्टर सॉल्यूशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की है? बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, किसने? तो आपके ऑप्शन है ए ICAO, बी FAO, सी WHO और डी यूनेस्को। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में FAO ने सेव ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, सो लॉ 2021 रिपोर्ट जारी की है। किसने की है दोस्तों? तो याद रखें FAO ने। अच्छे से दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें। इसका नाम क्या रखा है? शो लॉ, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, SOLAW शॉलो 2021 रिपोर्ट जारी की गई। 8 से 9 दिसंबर 2021 तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा भूमि और जल विवाद की मेजबानी की गई। SOLAW 2021 के केंद्रीय थीम क्या है? तो सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट। दोस्तों FAO की आप 2021 की आखिरी थीम है, अच्छे से ध्यान से सुन लें, सिस्टम्स एट ब्रेकिंग पॉइंट इसकी थीम है। आपको दोबारा बता दें, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर लैंड एग्रीकल्चर SOLO 2021 रिपोर्ट जारी की गई। 8 से 2009 दिसंबर 2021 तक, मतलब 8 से 9 दिसंबर 2021 तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भूमि और जल दिवस की मेजबानी की गई। SOLAW 2021 को केंद्रीय थीम में सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए, उसका आप बहुत अच्छे से याद रखें। इसके थीम क्या है? सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट। किसकी? सोलो 2021 की थीम क्या है? सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए उसके पहले आपको बता दें FAO के बारे में। तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। आप बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, इसका मुख्यालय FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में, और स्थापना कहाँ हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। देखते हैं दोस्तों आज का यह हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, क्लासेस काफ़ी दिनों बाद हो रही हैं और अब आपका फ़र्ज़ है कि आप सबको इन्फॉर्म करें। जिन्होंने नहीं देखी हो उनको देखने के लिए बोलें। वीडियो आपको अंत तक देखनी है और शेयर करके सपोर्ट करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।